साथियों नमस्कार। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अंतर्गत वर्तमान में एक बिंदु ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वह है रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए विभाग की तरफ से कई सारे मॉड्यूल दिए गए हैं, जैसे कि आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ दी गई हैं, प्रिंट रिच मटेरियल दिया गया है, सहज पुस्तिकाएँ दी गई हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी सारा मटेरियल विभाग की तरफ से गणित किट दी गई है। इन सब का प्रयोग शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए किया जाना है। इन्हीं मॉड्यूल के तहत एक मॉड्यूल और दिया गया था जिसका नाम है समृद्ध मॉड्यूल। साथियों, समृद्ध मॉड्यूल में उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग को हमें अपने विद्यालयों में कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि समृद्ध मॉड्यूल के तहत उपचारात्मक शिक्षण के तहत हम अपने विद्यालयों में कैसे कार्य योजना का निर्माण करेंगे। रिमेडियल टीचिंग का जो प्री प्लान है वो हम कैसे बनाएंगे और इसका अभिलेखीकरण कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, समृद्ध मॉड्यूल आधारित उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमें अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को भाषा और गणित के लिए अलग अलग 3 स्तरों में बांटना है। भाषा के लिए अलग स्तर होगा और गणित के लिए अलग स्तर होगा। यानी जब हम भाषा शिक्षण का कार्य करेंगे तो बच्चों को अलग हिसाब से बिठाएंगे, और जब गणित का शिक्षण कार्य करेंगे तो हम बच्चों को अलग व्यवस्था के तहत बिठाएंगे। वो व्यवस्था क्या है, तो आइए देखते हैं। जब हम भाषा का अध्ययन कराएंगे तो वहाँ पर बच्चों को हमें 3 स्तरों में बांटना है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भाषा के लिए स्तर 1 है उसमें कक्षा 1 को शामिल किया गया है। स्तर 2 में कक्षा 2 और 3 को शामिल किया गया है। स्तर 3 में कक्षा 4 और कक्षा 5 को शामिल किया गया है। यानी कि जब हम कक्षा 1 को जो है स्तर 1 के तहत रखेंगे, कक्षा 2 और 3 को कंबाइन करके स्तर 2 के तहत रखेंगे, और कक्षा 4 और 5 को कंबाइन करके स्तर 3 के तहत रखेंगे। जब हम गणित का शिक्षण कार्य करेंगे तो यहाँ पर भी हमें बच्चों को 3 स्तर में रखना है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। लेकिन यहाँ पर जो स्तर का बंटवारा है उसके लिए थोड़ा अलग सा प्रावधान है। गणित शिक्षण के लिए स्तर 1 में कक्षा 1 और 2 को रखना है, स्तर 2 में कक्षा 3 और 4 को रखना है, और स्तर 3 में कक्षा 5 को रखना है। यानी गणित शिक्षण के लिए कक्षा 1 और 2 को कंबाइन कर देना है, वह स्तर 1 कहलाएगा। कक्षा 3 और 4 को कंबाइन कर देना है तो वह स्तर 2 कहलाएगा, और कक्षा 5 को हमें अलग कमरे में बिठाना है, अलग, वो स्तर 3 कहलाएगा। इस तरीके से हम अपने स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को 3 स्तरों में डिवाइड कर लेंगे। 3 स्तर बनाने के बाद हम प्रत्येक स्तर के बच्चों को कुछ समूहों में डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं वो समूह जो है हम कैसे बनाएंगे। कक्षा में समूह को बनाने के लिए, जैसे हम अगर गणित शिक्षण के लिए देखें तो यहाँ पे जो स्तर 1 है उसमें कक्षा 1 और 2 शामिल है, जो स्तर 2 है वो कक्षा 3 और 4 का है, और जो स्तर 3 है उसमें कक्षा 5 शामिल है। कक्षा में समूह बनाने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा पहला स्तर है उसमें हमें सभी बच्चों को एक ही समूह में रखना होगा। यानी यहाँ पर स्तर 1 के बच्चों को हमें समूह में विभाजित नहीं करना है। साथियों, जो स्तर 2 है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, स्तर 2 में हमें बच्चों को 2 समूह में डिवाइड करना है, समूह 1 और समूह 2। यही काम हमें स्तर 3 में करना है, लेकिन स्तर 3 के जो बच्चे होंगे उन्हें हमें 3 समूह में डिवाइड करना है, समूह 1, समूह 2 और समूह 3। ये इसका सारा जो अभिलेखीकरण है इसे हमें अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करना है कि हमने जो भी स्तर बनाए हैं उन स्तर के बच्चों को समूह में डिवाइड करना है। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला स्तर होगा यानी कक्षा और 1, 2 जो गणित के लिए है, यहाँ पर हमें बच्चों को समूह में नहीं बनाना है, एक ही समूह में रहेंगे। स्तर 2 में 2 समूह बनेंगे और स्तर 3 में 3 समूह बनेंगे। अब बात आती है कि समूह बनाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, यानी कैसे समूह बनाएंगे। तो साथियों, इसके लिए जो तरीका विभाग के द्वारा दिया गया है वो है आकलन। यानी बच्चों का हम आकलन करेंगे। आकलन 2 तरीके का है, एक है बेस लाइन आकलन और दूसरा है एंड लाइन आकलन। यानी रिमेडियल टीचिंग से पहले जो हम बच्चों का आकलन करेंगे वह बेस लाइन आकलन कहलाएगा, और रिमेडियल टीचिंग के उपरांत आखिरी में जो हम बच्चों का आकलन करेंगे वह एंड लाइन आकलन कहलाएगा। अब बात आती है कि जो ये आकलन करेंगे वो हम किस आधार पर करेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें समृद्ध मॉड्यूल में आकलन टूल्स दिए गए हैं। उन आकलन टूल्स का इस्तेमाल करके हम बच्चों का बेस लाइन और एंड लाइन आकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो आकलन टूल्स क्या हैं। साथियों, समृद्ध कार्यक्रम के तहत ये है समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 का, जो कि गणित विषय का है। इसमें कक्षा 1 और 2 को समाहित किया गया है। इस मॉड्यूल को हम देखते हैं तो
तो साथियों हम बात कर रहे थे आकलन की। आकलन 2 टाइप से होगा, बेस लाइन और एंड लाइन। तो बेस लाइन आकलन और एंड लाइन आकलन के लिए यहाँ पे कुछ आकलन टूल्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए इनको भी ज़रा देख लेते हैं। साथियों आकलन के लिए प्रत्येक स्तर के लिए एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें कुल 5 प्रश्न होंगे, यानी स्तर 1 के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, स्तर 2 के लिए प्रश्न पत्र होगा और स्तर 3 के लिए प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 5-5 प्रश्न जो है दिए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो स्तर 1 होगा यानी कक्षा 1 और 2 वाला जो पहला स्तर है, वहाँ पर बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा। जब आप समृद्ध मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो पेज नंबर 39 पे आप ये देखेंगे कि जो पहला स्तर है कक्षा 1 और 2 का, वहाँ पर बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा, एंड लाइन आकलन किया जाएगा। जब हम दूसरे स्तर की बात करेंगे यानी कक्षा 3 और 4 के लिए, तो यहाँ पर है कि बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे, यानी यहाँ पर जो है हमें बेस लाइन आकलन करने के बाद में बच्चों को 2 समूहों में बाँटना है। याद रखना साथियों, अभी हमने पहले पीछे बात की थी कि कक्षा स्तर 2 के बच्चों को हमें 2 समूह में यानी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और स्तर 3 के बच्चों को हमें 3 ग्रुप में बाँटना है। जो तीसरा स्तर हमारा था गणित के लिए वो कक्षा 5 था। कक्षा 5 के बच्चों को हमें कच स्तर 1, 2, 3 के सभी प्रश्नों को करवाएँगे और अधिकतम 3 समूहों में डिवाइड करेंगे। यानी एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जो बेस लाइन आकलन है वो स्तर 1 के लिए नहीं किया जाएगा, जबकि एंड लाइन आकलन किया जाएगा। स्तर 2 में बेस लाइन और एंड लाइन दोनों होगा। इसी तरीके से स्तर 3 में बेस लाइन और एंड लाइन आकलन दोनों होगा। स्तर 2 के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और स्तर 3 के बच्चों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक दिशा निर्देश और दिया गया है कि किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी जो भी शिक्षक प्रश्न पत्रों का जो भी बच्चे उत्तर देंगे उनका मूल्यांकन करेंगे, उसमें जो है ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगी, यानी वहाँ पर ग्रेड दिया जाएगा ए और बी। कैसे दिया जाएगा? अगर बच्चे को दक्षता प्राप्त है, अगर यानी बच्चे ने उसको सही से हल कर लिया है, तो यह मान के चला जाएगा कि बच्चे को दक्षता प्राप्त है, तो आकलन प्रपत्र में हमें ए ग्रेड देना है। अगर बच्चे को दक्षता प्राप्त नहीं है, यानी वो सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, गलत उत्तर दे रहा है, तो ये मान के चले जाएगा कि दक्षता प्राप्त नहीं है और ग्रेडिंग सिस्टम के तहत आकलन प्रपत्र में वहाँ पर बी ग्रेड दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और है कि स्तर के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया माना जाएगा। यानी जो भी 5 प्रश्न आप बच्चे से कराएंगे, अगर बच्चा पाँचों प्रश्न के सही जवाब दे पाता है तो आप बच्चे को उस स्तर का जो है ये मानेंगे कि उस स्तर को बच्चे ने क्लियर कर लिया है। बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। बेस लाइन और एंड लाइन आकलन में बच्चों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, दक्षतावार विवरण आकलन प्रपत्र में भरा जाएगा। साथियों ये आकलन टूल है स्तर 1 का। यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है कि बेस लाइन आकलन नहीं होगा, यानी ये जो टूल है वो एंड लाइन आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 5। इन पाँचों प्रश्नों को आप ब्लैक बोर्ड पर लिख करके या इसका प्रिंट आउट निकाल करके बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे और बच्चे से इन प्रश्नों का उत्तर लेंगे। अगर बच्चा इन पाँचों प्रश्नों का सही जवाब दे देता है तो ये मान के चला जाएगा कि बच्चे को दक्षता प्राप्त है और आकलन प्रपत्र में उसके ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जो है हमें ए ग्रेड देना होगा। ये है आकलन प्रपत्र। ये जो आकलन प्रपत्र है इसमें आप देख पा रहे हैं कि बेस लाइन और एंड लाइन आकलन प्रपत्र में जो भी आप आकलन करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक क्रॉस रेड लाइन खिंची हुई है बेस लाइन आकलन में, यानी कि स्तर 1 के जो बच्चे हैं, यानी गणित में कक्षा 1 और 2 का जो आपने स्तर 1 बनाया है उसके लिए बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा, लेकिन एंड लाइन आकलन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो दक्षताएं दी गई हैं जैसे संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती गिनती 1 से 50 तक, पैटर्न 50 तक, समूहीकरण की अवधारणा। यहाँ पर आप बच्चों का नाम लिखेंगे, यानी 1 से लेकर के 23 तक के जो कॉलम बने हुए हैं इनमें आप बच्चे का नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया कोई मोहित नाम का बच्चा है तो आप यहाँ पे मोहित लिखेंगे और उसके आगे जो भी दक्षता है, यहाँ पे जो एंड लाइन आकलन है इसमें आप देखेंगे अगर बच्चे को दक्षता प्राप्त है तो उसके कॉलम में हम ए लिख देंगे, अगर दक्षता प्राप्त नहीं है तो उसके कॉलम में बी लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है आकलन प्रपत्र में बच्चे का मूल्यांकन करना है।
आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कक्षा में 23 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपके लिए जो है 2 आकलन प्रपत्र लगेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसी पे जो है बच्चों का आकलन करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और उसे जो है रिकॉर्ड में लगा लीजिए। साथियों, आकलन प्रपत्र के साथ साथ एक और आकलन प्रपत्र है, इसी के साथ में आपको मिलेगा, वो है सतत आकलन प्रपत्र। इस सतत आकलन प्रपत्र को भी जो है आपको भरना होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पे आपको बच्चों का नाम लिखना होगा और इसके ऊपर जो उप दक्षताएँ दी हुई हैं स्तर 1 की। तो उप दक्षताओं के तहत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएँ बाएँ यानी संख्यापूर्व की जो अवधारणाएँ हैं, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना, वस्तुओं को गिनना 1 से 9 तक, शून्य की अवधारणा, वस्तुओं को गिनना, शून्य की अवधारणा, वस्तुओं को गिनना 10 से 20 तक, वस्तुओं को गिनना 21 से 50 तक, संख्या पैटर्न, स्किप गिनती, सीधी उल्टी गिनती, ये सारी उप दक्षताएँ यहाँ पर दी गई हैं। इन उप दक्षताओं को भी आप आकलन प्रपत्र के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करने के बाद में भरेंगे। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है कि अगर बच्चे को दक्षता आती है तो उसके कॉलम में ए लिख देना है और अगर बच्चे को उप दक्षता प्राप्त नहीं है तो उसके कॉलम में बी लिख देना है। इस तरीके से ये दो जो आकलन प्रपत्र आपको दिए गए हैं, एक तो पहला है जो आकलन प्रपत्र है बेस लाइन और एंड लाइन का, साथ में एक और आकलन प्रपत्र है वो है सतत आकलन प्रपत्र। इसको भी भर करके अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करना है और इसे विद्यालय में सुरक्षित रखना है। तो साथियों, ये तो बात हुई स्तर 1 की गणित के लिए। अगर हम स्तर 2 में देखेंगे गणित के लिए तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न आपको लागू करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो आइए ज़रा एक बार उसको भी देख लेते हैं। साथियों, ये जो समृद्ध मॉड्यूल है वो है स्तर 2 का, ग्रीन कलर का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्तर 2 के तहत कक्षा 3 और 4 को शामिल किया गया है। आइए इस मॉड्यूल को भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न अब फॉलो किया गया है पूर्व की तरह। यहाँ भी आप देखेंगे कि आकलन टूल्स दिए गए हैं, सेम टू सेम वही आकलन टूल्स हैं जो आपने पहले स्तर में देखे थे। साथियों, यहाँ पर जो स्तर 1 का आकलन टूल दिया गया है, यहाँ पे भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 5 प्रश्नों को जो है आपको जो है बच्चों से कराना होगा। यहाँ पर आपको स्तर 2 के लिए जो है एक प्रश्न पत्र और टूल मिलेगा, एक और आकलन मिलेगा। इसमें आपका प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये जो है कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, स्तर 1 यानी समूह 1 के लिए और स्तर 2 यानी समूह 2 के लिए। हमने पहले भी बात की है कि जो स्तर 2 के बच्चे होंगे यानी कक्षा 3 और 4 के, उन्हें हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। वो 2 ग्रुप में हम कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम सभी बच्चों को स्तर 1 वाला आकलन टूल ये प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का कराएँगे। जो बच्चा इस स्तर के पाँचों प्रश्न को सही हल कर लेगा, उसे हम अगले स्तर का यानी दूसरे स्तर का जो है आकलन टूल देंगे। यानी ये 6 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न हैं, आखिरी के 5 प्रश्न वो कराएँगे। अगर बच्चा पहले 5 प्रश्न हल कर देता है और दूसरे स्तर के जो ये लास्ट वाले 5 प्रश्न हैं इनको हल नहीं कर पाता है, तो बच्चे को स्तर 2 में यानी दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। और अगर बच्चा पहले ही 5 सवाल हल नहीं कर पाता है तो उसे पहले ग्रुप में रखा जाएगा। इस तरीके से जो हमारा स्तर 2 था, उस स्तर 2 के बच्चे 2 समूह में डिवाइड हो जाएँगे, समूह संख्या 1 और समूह संख्या 2 यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसके लिए भी हमें वही चीज़ करनी है कि यहाँ पे भी हमें आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। इन आकलन प्रपत्र के माध्यम से आप यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 11 तक के कॉलम बने हुए, यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे हमें बच्चों का नाम भरना है। नाम भरने के बाद इसमें आप देख पा रहे हैं कि संख्या पूर्व, ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न, समूहीकरण की अवधारणा, संख्या ज्ञान 1 से 100 तक, यानी छोटी-छोटी उप दक्षताओं में स्तर 2 के हिसाब से जो है इसमें डिवाइड कर दिया गया है। यानी जो भी आपने 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1 यानी यहाँ पर इसको स्तर लिखा गया है हिंदी में, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 उसमें जो है किन दक्षताओं पर हमें काम करते हुए आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें इस आकलन प्रपत्र में आप देख पाएँगे। ये जो बेस लाइन आकलन वाला है, हाफ पोर्शन, इसे आप पहले भर लेंगे। उसके बाद में आप शिक्षण कार्य करने के उपरांत जब आपका रिमेडियल पूरा होगा, उसके बाद में आप एंड लाइन जब आकलन करेंगे तो ये हाफ जो पोर्शन है प्रपत्र का, ये आप एंड लाइन आकलन करने के बाद में भरेंगे। यहाँ पे भी आप उसी तरीके से देखेंगे कि संख्या पूर्व, ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, पैटर्न, समूहीकरण, सारी जो है उपदक्षताएँ यहाँ पर दी गई हैं। छोटे-छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ भी आपको वही काम करना है कि अगर बच्चा दक्षता प्राप्त कर लेता है यानी वो सारे प्रश्न सही हल कर लेता है तो उसके कॉलम में ए भर देना है और अगर उसे दक्षता प्राप्त नहीं है तो उसे कॉलम में बी भर देना है। इस तरीके से
ये आकलन प्रपत्र आपका जो है भर जाएगा। इसमें भी पूर्व की तरह यहाँ पर भी एक सतत आकलन प्रपत्र दिया गया है। इस सतत आकलन प्रपत्र में भी जो है उप दक्षताएँ दी गई हैं स्तर 2 की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उन्हें जो दक्षताएँ मेन दक्षताएँ थी उन्हें छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उप दक्षताओं के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे भी बच्चों के नाम भरने हैं और अगर बच्चा इन दक्षताओं को प्राप्त कर लेता है तो उसके कॉलम में ए ग्रेड भरना है, अगर नहीं प्राप्त कर पाता है तो बी ग्रेड भरना है। ये भी जो है सतत आकलन प्रपत्र आपका दूसरे स्तर का है। इसी तरीके से जो तीसरा स्तर हमारा बचा है शेष कक्षा 5 वाला, वहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो साथियों ये है समृद्ध मॉड्यूल तीसरे स्तर का जो कि कक्षा 5 के लिए है। इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्तर के जो है आकलन टूल दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बताया था कि जो तीसरा स्तर है उसके बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो स्तर 1, स्तर 2, स्तर 2 और यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि स्तर 3, यानी 3 ग्रुप में अगर बच्चों को डिवाइड करना है तो यहाँ पर आपको जो है 15 प्रश्न दिखाई पड़ेंगे, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक और 11 से लेकर के 15 तक। अब आप स्तर 3 के बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि आप बच्चे को पहले स्तर का यानी 1 से 5 प्रश्न देंगे करने को। अगर बच्चा पहले स्तर के ये जो प्रश्न है इनको हल कर लेता है तो उसको दूसरे स्तर का प्रश्न पत्र देंगे। अगर बच्चा दूसरे स्तर के भी सारे प्रश्न हल कर लेता है तो उसे तीसरे स्तर के प्रश्न पत्र करवाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 15 तक। और इस आधार पर हम बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। यानी अगर बच्चा पहला और दूसरा दोनों स्तर के प्रश्न कर लेता है तो वो तीसरे स्तर में, नहीं कर पाता है तो तीसरे स्तर में जाएगा। अगर बच्चा पहले स्तर के प्रश्न हल नहीं कर पाता है यानी 1 से 5 तक के, तो वो पहले ग्रुप में रहेगा। अगर बच्चा पहले के कर पा रहा है और दूसरे के नहीं कर पा रहा है तो वह दूसरे ग्रुप में रहेगा। इस तरीके से स्तर 3 के जो बच्चे जो हैं यानी कक्षा जो 5 के बच्चे हैं उन्हें भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी बेसलाइन आकलन करने के बाद में हमें आकलन प्रपत्र में उनकी सारी दक्षताओं को भरना है। बच्चे के नाम यहाँ पे चढ़ाएंगे और जो भी उनके कॉलम में जो भी दक्षताएं दी गई हैं इनके कॉलम में ए और बी ग्रेडिंग करनी है। स्तर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 बेस लाइन के लिए, और इसी तरीके से एंड लाइन के लिए भी है स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। ग्रेडिंग सेम पैटर्न पे चलेगी, उसी हिसाब से करनी है। सतत आकलन प्रपत्र भी आपको उसी अनुसार भरना है। यहाँ पे भी जो बच्चों के नाम चढ़ाने हैं और ये उप दक्षताएँ दी गई हैं, इन्हें पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जो इन दक्षताओं को प्राप्त कर पा रहा है उसके कॉलम में ए ग्रेड करना है और जो नहीं कर पा रहा है उसके कॉलम में बी ग्रेड करना है। तो ये जो है हमारा बेस लाइन और एंड लाइन आकलन है। समृद्ध मॉड्यूल के तहत जो भी हम रिमेडियल शिक्षण का कार्य करेंगे, जो भी अभिलेखीकरण होगा, जो भी हमारा कार्य योजना बनेगी, जो भी हमारा प्री प्लान बनेगा, वो इन्हीं सब आधारों के आधार पर निर्मित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अपने रजिस्टर में सारे बिंदुओं को बेस लाइन आकलन, एंड लाइन आकलन, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 सारी कैटेगराइजेशन, सारा कुछ जो है हमें अपने पास में संजो करके रखना है। तो साथियों सारा रिमेडियल का ये अभिलेखीकरण करने के बाद में जो मेन कार्य शुरू होता है वो है शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य में हमें पाठ योजनाओं का इस्तेमाल करना है। साथियों आप सभी को आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिकाएँ दी गई होंगी कक्षा 1 से 3 तक के लिए। उसमें कक्षा 1 से 3 तक के विभाग के द्वारा निर्मित पाठ योजनाएँ, शिक्षण योजनाएँ दी गई हैं। उसी अनुसार आपको कक्षा 4 और 5 के लिए शिक्षण योजनाएँ बनानी हैं। उन शिक्षण योजनाओं के आधार पर आपको शिक्षण कार्य करना है बेस लाइन आकलन करने के बाद। और शिक्षण कार्य करने के उपरांत आप एंड लाइन आकलन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि हम बच्चे को सिखाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। शिक्षण कार्य के दौरान विभाग के द्वारा जो भी सामग्री, जो भी मटेरियल दिया गया है उसका भी इस्तेमाल आपको करना है। इसके लिए जैसे जो टीएलएम दिए गए हैं उनका प्रॉपर यूज करना है। प्रिंट रिच सामग्री जो दी गई है, आपने अपनी कक्षा की दीवारों पर उसे चस्पा किया होगा, उनका भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सहज पुस्तिकाएँ दी गई हैं, लाइब्रेरी में तमाम सारी पुस्तिकाएँ, बुक्स प्रदान की गई हैं, उनका भी प्रयोग करना है। रीडिंग कॉर्नर का बहुतायत में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। एक सबसे बेहतरीन चीज़ दी गई है वो है गणित किट, यानी जब भी आप गणित का शिक्षण कार्य करेंगे तो वहाँ पर जो गणित किट हमें विद्यालयों में प्रोवाइड कराई गई है उसका मैक्सिमम यूज करते हुए अगर हम शिक्षण कार्य करेंगे, गतिविधि आधारित अगर हम शिक्षण कार्य करेंगे तो हम अपने उद्देश्यों में आसानी से सफल हो पाएंगे। साथियों यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखनी है वो है कि हमें जो स्तर बांटने के बाद में बच्चों को क्या पढ़ाना है।
तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 तीनों स्तरों के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। जैसे जो पहला स्तर है जिसमें आपकी कक्षा 1 और 2 के बच्चे शामिल होंगे, उन्हें हमें सिखाना है संख्या पूर्व ज्ञान, यानी संख्या पूर्व ज्ञान की जो भी अवधारणाएँ हैं, जिनसे संबंधित आपको प्रिंट सामग्री भी दी गई है, उनका प्रयोग करते हुए हमें बच्चों को ये सिखाना है। स्तर 1 के लिए जो गिनती का लेवल है वो 1 से 50 तक, संख्या जो पैटर्न है वो भी है 50 तक और समूहीकरण की जो अवधारणा है, ये हमें स्तर 1 के बच्चों को सिखाना है। जब हम स्तर 2 में जाएँगे जहाँ पर हमारे पास कक्षा 3 और 4 के बच्चे होंगे, वहाँ पर जो संख्या ज्ञान है वो 1 से लेकर के 100 तक हो जाएगा, यानी 100 तक की जो संख्या है वो हमें कक्षा 3 और 4 के बच्चों को सिखाना है। पैटर्न वो भी 100 तक हो जाएगा। जोड़ और घटाना 2 अंकों के साथ, यानी यहाँ पर जो बच्चे होंगे उन्हें हमें जोड़ और घटाना सिखाना है, वो भी 2 अंकों वाला होगा। और 1 अंक की संख्याओं का गुणा, यानी 1 अंक की संख्याएँ जो है उन्हें हमें जो है गुणा सिखाना है। जब हम तीसरे स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या ज्ञान है वो 1 से लेकर के 999 तक का है। जोड़ और घटाना जो है वो है 3 अंकों वाला, यानी 3 अंकों का जोड़ घटाना सिखाएँगे और 2 अंक की संख्या का जो है गुणा, यानी 2 अंकों का गुणा हमें कक्षा 5 के बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पर जो सीखने का स्तर है उसे काफ़ी लो रखा गया है, यानी इसी का नाम रिमेडियल है। अगर हम इसकी और गहराई में जाकर के देखें तो जो पहला स्तर हमारे पास था जो संख्या पूर्व अवधारणा, उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूर पास छोटा बड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना। गिनती जो हमें 1 से 50 तक सिखानी है उसे भी कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाना, यानी पहले हमें 1 से 9 तक की गिनती सिखानी है। उसके बाद में बच्चों को शून्य की अवधारणा का ज्ञान कराना है। इसके बाद बच्चों को 10 से लेकर के 20 तक की गिनती को सिखाना है। उसके बाद में 21 से 50 तक की गिनती को सिखाना है, यानी जो भी गिनती हम 1 से 50 तक बच्चों को सिखाएंगे वो भी 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड करके सिखाएंगे। संख्या पैटर्न की अगर हम बात करें तो संख्या पैटर्न के तहत भी जो भी बच्चे को 50 तक का पैटर्न सिखाना है, इसकी गिनती, सीधी और उल्टी गिनती, संख्याओं में संबंध यानी छोटा बड़ा, बीच में और बराबर, यानी जो भी कौन सी संख्याएं आपस में तुलनात्मक रूप से उन्हें हम सिखाएंगे कि छोटी हैं, बड़ी हैं, बराबर हैं या दोनों के बीच में है। समूहीकरण की अवधारणा, यहाँ पर स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, ये हमें बच्चों को सिखाना है। इकाई और दहाई पहचानना सिखाना है, वो भी 50 तक की संख्याओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्तर 1 की बात कर रहे हैं। दूसरा स्तर देखते हैं। दूसरे स्तर में जब हम देखेंगे जो कि कक्षा 4 और 3 के लिए है, यहाँ पर जो संख्याएँ थी वो 1 से 100 तक के लिए हैं और 1 से 100 तक की जो संख्या है उन्हें भी हमें स्टेप बाय स्टेप कितने चरणों में सिखाना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो पैटर्न है 100 तक का उसे कैसे सिखाएंगे उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे स्तर में हमें बच्चों को जोड़ और घटाना सिखाना था, वो भी 2 अंकों के साथ। उसे हम कैसे सिखाएंगे उसके लिए भी कई सारे यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं कि शून्य के साथ जोड़ घटाओ, 2 अंकों का जोड़ घटाओ, 99 तक, 100 तक, प्रतीकात्मक रूप से। तो कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर थी कि 1 अंक की संख्याओं का गुणा। तो 1 अंक की जो संख्याओं का गुणा है उसे भी हमें स्तर 2 के बच्चों को सिखाना है। आइए स्तर 3 भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जब हम स्तर 3 में आएँगे तो देखेंगे जो संख्या ज्ञान था वो 1 से लेकर के 999 तक का था और स्तर 3 में हमारे पास कक्षा 5 है। इसके लिए भी 999 तक की संख्या, स्थानीय मान, इकाई दहाई में लिखना, ये सारी चीज़ों को कराएँगे। यहाँ पे जोड़ और घटाना 3 अंकों का था, उसे भी हम कितने चरणों में सिखाएँगे बच्चों को, वो सारे चरण यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा कक्षा 5 के बच्चों के लिए हमें 2 अंक की संख्या का गुणा और भाग सिखाना था। यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि 2 अंकों का गुणा और भाग सिखाने के लिए शून्य के साथ गुणा, 2 अंक की संख्याओं का गुणा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम है हमारा स्तर वाइज बच्चों को क्या सिखाना है और सिखाने का तरीका इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि समृद्ध मॉड्यूल के तहत हमें जो भी अपनी कार्य योजना निर्धारित करनी हो किस आधार पर बनेगी। साथियों, वर्तमान में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें कई सारी गतिविधियाँ प्रेरणा पोर्टल पे दी गई हैं। उन गतिविधियों के तहत सामाजिक और मानसिक विकास हेतु गतिविधियाँ हैं, रेडीनेस गतिविधियाँ हैं। साथ में वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी गई है, वो है अभ्यास पत्रक यानी वर्कशीट। शिक्षण कार्य के दौरान हमें बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए अभ्यास पत्रक यानी वर्कशीट का भी प्रयोग करना है। उसका भी आप प्रेरणा पोर्टल से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो आप उन पीडीएफ फॉर्मेट में सारे अभ्यास पत्रक हैं, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए और ब्लैक बोर्ड पे जो है आप प्रश्नों को नोट डाउन कर दीजिए और बच्चों को एक पेज दे करके या एक अलग कॉपी बनवा करके उसमें जो है आप अभ्यास पत्रों को हल करवा लीजिए और ये सारा रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि जैसा कि जो अधिकारियों के द्वारा आदेश में उल्लिखित किया जा रहा है कि जो भी रिकॉर्ड है इसे आप विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखना है। तो साथियों, इन सब कार्यों को जब आप अपने रजिस्टर में अभिलेखीकरण के रूप में एक तैयार कर लेंगे, एक योजना बना लेंगे, तो वही आपकी रिमेडियल की कार्य योजना तैयार हो जाएगी।
एक प्री प्लान आपका तैयार हो जाएगा, एक रोड मैप तैयार हो जाएगा जिस पर आपको आगे कार्य करना है। उम्मीद करते हैं कि समृद्ध मॉड्यूल के तहत जो गणित का शिक्षण कार्य करना है, जो रिमेडियल टीचिंग करनी है, उसका जो पूरा ढांचा है उसको हम समझने में कामयाब हुए हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।